Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान टॉप 50 का अंतिम पार्ट पढ़ेंगे और इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को पूरा कवर कर लेंगे। और इस 50 क्वेश्चन से उम्मीद करते हैं कि 7 से 8 नंबर का जो पर्यावरण में आता है आपका संविधान, उसमें से 6 से 7 नंबर तो 100% मिलने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि दोस्तों मैं इसको व्याख्या सहित बनाया है। इसमें लगभग आपका 80% संविधान जो आपके एग्ज़ाम के लेवल का है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से इस टॉप 50 आप लोग ज़रूर देखिए। अगर समय ना मिले तो जब बस में जाते रहिए, एग्ज़ाम देने जाते रहिए, बाइक के पीछे बैठे रहिए, अपना ईयरफोन लगा के सुनते रहिए, देखते रहिए। और मनोविज्ञान का टॉप 100 भी मैंने आपको दे दिया है। टॉप 100 का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 और 3 कोशिश करूँगा 2 लंबे पार्ट और बना के उसको भी पूरा फिनिश कर दिया जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। दोस्तों आप जानते हैं कि भाग 3 में बात किया गया है मूल अधिकार को, इसी को हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। और यह जो लिया गया है, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यह हम लोग 12 से 35 अनुच्छेद तक इसमें हम लोग बात करते हैं। और हमने आपको ये भी बताया है दोस्तों कि भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं वह मूल अधिकार शुरू में 7 थे, अर्थात मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। एक मूल अधिकार जो हटाया गया है उसका नाम है संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है दोस्तों। और इसको अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है, जो कि था कहाँ पे 19F में। अब ये जो 6 मूल अधिकार हैं दोस्तों, इन 6 का नाम आपसे पूछ लेता है अनुच्छेद सहित। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि 12 से 35 तक में वर्णन किया गया है किसका, तो अनुच्छेद में मूल अधिकार का। तो हम अगर बात करते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक की, तो इसमें पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार 19 से 22 तक की बात करते हैं तो उसमें दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों तीसरा बात करते हैं 23 से 24, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है 23 से 24 में। अगर 25 से 28 की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात किया गया है दोस्तों। और अगर हम 29 और 30 की बात करें तो दोस्तों 29 और 30 में जो है संस्कृति एवं शिक्षा की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है दोस्तों। यहाँ पे 14 से 18 समता का अधिकार और 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 35 अनुच्छेद 19 का में दोस्तों। अनुच्छेद 19 का या अनुच्छेद 19A में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है दोस्तों। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें अनुच्छेद 21 का या अनुच्छेद 21 का में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है दोस्तों। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। और दोस्तों अनुच्छेद 21 का को 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभी हमने आपको बताया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको आयरलैंड से लिया गया है, उसे हमारे संविधान में भाग 4 में रखा गया है। और इसमें 36 से 51 तक अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, जो आयरलैंड से लिया गया है, और इसका वर्णन 36 से 51 अनुच्छेद में किया गया है। और इस 36 से 51 में अनुच्छेद 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है पंचायत के गठन के बारे में। अनुच्छेद 48 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है पर्यावरण संरक्षण के बारे में। अनुच्छेद 49 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान व वस्तुओं का संरक्षण, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इन सब का जो है संरक्षण करना राज्य का दायित्व होता है। अनुच्छेद 51 में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति, जैसे भारत और पाकिस्तान में कैसे शांति बनी रहे। ठीक, अगला है
क्वेश्चन नंबर 40, मूल कर्तव्य की चर्चा भाग 4 क में किया गया है अनुच्छेद 51 क में। ठीक, अर्थात आप कह सकते हैं कि मूल कर्तव्य या इसी को कभी कभी मौलिक कर्तव्य भी लिखता है, इसका वर्णन संविधान में भाग 4 से किया गया है और इसको हमने रूस के संविधान से दोस्तों लिया है। आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की कोई भी चर्चा नहीं थी दोस्तों, कोई भी चर्चा नहीं थी, अर्थात मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसके बाद एक आया 42वां संविधान संशोधन 1976 और इसी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश की गई और 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया दोस्तों। उसके बाद फिर एक बार आया 86वां संविधान संशोधन 2002, तो इसमें जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना अभिभावक का मूल कर्तव्य होगा। इसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य का जो अनुच्छेद में किस में चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 51 का में चर्चा की गई। उसके बाद दोस्तों चलते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं अनुच्छेद 61 के तहत, और राष्ट्रपति जब संवैधानिक पद की अवहेलना करता है तो राष्ट्रपति पर लोकसभा और राज्यसभा जो है मिलके जो है महाभियोग यानी उसको हटा सकते हैं, लेकिन इस राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों राष्ट्रपति को ही क्षमादान देने की शक्ति का प्रावधान है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 72 में किया जाता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है धन विधेयक। दोस्तों धन विधेयक की बात जो है अनुच्छेद 110 में किया जाता है। धन विधेयक की बात अनुच्छेद 110 में किया जाता है, और वित्त विधेयक की बात अगर करेगा तो वित्त विधेयक की बात अनुच्छेद 112 में किया जाता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करेगा तो इसका वर्णन अनुच्छेद 124 में है, जबकि हाई कोर्ट की बात करेगा तो इसका जो है वर्णन 214 अनुच्छेद में है। और भाषाओं राजभाषा के बारे में बात करेगा तो इसका वर्णन 343 से लेकर 351 के बीच में है, और जो अध्यादेश का जो प्रावधान किया गया है यह राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 123 में इसका वर्णन। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में कई क्वेश्चन है जो राष्ट्रपति से संबंधित है। देखिए पहला क्वेश्चन है लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का विघटन केवल राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान है अनुच्छेद 123 में। संयुक्त अधिवेशन जैसे लोकसभा और राज्यसभा को एक ही पास बुला लेना, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के अंदर है, अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोस्तों संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा और राज्यसभा एक ही साथ बैठेगा, तो आप जानते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है, जबकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे हम पदेन सभापति कहते हैं, और राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है, और उपराष्ट्रपति इसी चीज़ का वेतन भी लेता है। तो संयुक्त अधिवेशन में जब दोनों बैठेंगे तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वही अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है 43। विधान परिषद वाले 6 राज्य। दोस्तों पहले 7 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, तो अब विधान परिषद वाले केवल 6 राज्य बचे हैं। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र को आप जान ही रहे हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र को एक साथ याद करिए, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक को एक साथ याद करिए। 6 आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भाग 9 में, संविधान में जो 22 भाग हैं उसमें से भाग 9 में पंचायत के बारे में बात की गई है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है, गांव देहात के बारे में बात की गई है। तो ये भाग 9 में जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किया गया है, इसी पंचायती राज व्यवस्था का अगर पूछेंगे 12 अनुसूचियों में से, तो 11वीं अनुसूची में बात की गई है। जो टोटल 12 अनुसूची हैं उसमें 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, और यह बाद में जोड़ा गया। दोस्तों आपको पता है कि कुल भाग जो हैं, कुल अनुसूची पहले 8 थे, लेकिन अब 12 हो गए हैं, तो ये 9वां बाद में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 और अनुसूची 11 में जोड़ा गया। इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं, और इस पंचायती राज व्यवस्था में यानी प्रधानी, ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत अध्यक्षी में कुल 29 काम आते हैं, जैसे सड़क, बिजली, पानी जो भी है, कुल 29 कार्य क्षेत्र आते हैं। फिर बात करेंगे भाग 9 का में। जब भाग 9 का कहेंगे तो इसमें दोस्तों शहरों के बारे में बात किया गया। भाग 9 में गाँवों के बारे में भाग 9 का में नगर पालिका के बारे में बात किया गया है, शहरों के बारे में बात किया गया है। और जैसे नगर पालिका की बात भाग 9 का में किया गया है, वैसे ही नगर पालिका की बात अनुसूची 12 में किया गया है। पहले अनुसूचियों की संख्या 8 थी, तो जब 12वीं अनुसूची जोड़ी गई तो भाई संविधान संशोधन करना ही होगा। तो 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत अनुसूची नंबर 12 जोड़ी
जोड़ी गई और इसमें जो नगर पालिका में कुल कार्य क्षेत्र होते हैं 18, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 324 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था या अंगीकार किया गया था, तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाते हैं, जबकि एक होता है मानवाधिकार दिवस, और मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस हम कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है। संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार अगर पूछेगा तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 का मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी मूल अधिकार है, तो उसे संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कहते हैं। अगर कंडीशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं देगा तो आपका उत्तर प्रस्तावना या उद्देशिका होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 47 में चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, अनुसूची 3 में बात की गई है शपथ के बारे में। जैसे राष्ट्रपति शपथ लेता है, मुख्यमंत्री शपथ लेता है, राज्यपाल शपथ लेता है, तो इन सब के बारे में बात किया गया है। तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति जो होता है ये उपराष्ट्रपति को भी शपथ दिलाता है, प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाता है, मंत्रिमंडल को भी शपथ दिलाता है, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी जो है राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। अब देखिए, राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ दिलाता है, और मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, यानी ये दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री मंत्री को क्या करता है? शपथ दिलाता है, और राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, और ये सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। दोस्तों तो अनुसूची 3 में बात की गई है शपथ की। आपको बता दें, अनुसूची 1 में बात की गई है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। भाग 2 में बात जो है अनुसूची 2 में बात किया गया है पैसों के बारे में, सरकारी वेतन के बारे में, राष्ट्रपति का कितना वेतन है, मुख्य न्यायाधीश का कितना वेतन है। और भाग अनुसूची 3 में बात किया गया है शपथ के बारे में। अनुसूची 4 में बात किया गया है राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में। अनुसूची 5 में बात किया गया है ST/SC के बारे में। अनुसूची 6 में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के क्षेत्र में प्रशासन के बारे में बात किया गया है। और अब आएंगे यहाँ पे देखेंगे अनुसूची 8 में, यहाँ पे अनुच्छेद नहीं है दोस्तों, ये अनुसूची है। अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, और अनुसूची 10 में दल बदल के बारे में बात किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है, जो कार्यवाहक अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो दोस्तों इस तरीके से आपका संविधान टॉप 50 खत्म हो गया, या अंतिम पार्ट था। अब आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।